नमस्कार। द जेसीसी घाटोल के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 1 जून को बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा होने जा रही है। उससे पहले आज संपूर्ण पाठ्यक्रम आधारित प्रवेश पूर्व परीक्षा का एक पेपर रखा गया था, जिसमें राजस्थान अध्ययन से जुड़े 50 प्रश्न जीके के उसका सॉल्यूशन हम इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से करने जा रहे हैं। तो प्रश्न जो सामान्य अध्ययन से संबंधित हैं, उसमें आज सबसे पहला जो प्रश्न आया था पेपर के अकॉर्डिंग 51 नंबर का है, 51 नंबर का। उसमें जो प्रश्न पूछा गया था वो प्रश्न आप ध्यान से देखना कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है। तो प्रश्न ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी जो प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण किया जा रहा है उस श्रेणी में नहीं आता है। तो जब हम इसको अगर प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखें तो इसका वर्गीकरण निम्न प्रकार से होगा। तो ये हमारा प्रश्न था। प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 प्रकार से किया गया, जिसमें सबसे पहली श्रेणी आती है आरक्षित वन की, दूसरी आती है सुरक्षित, जिसको रक्षित भी कहा जाता है, और एक होता है अवर्गीकृत। अब इसको अगर हम व्याख्यात्मक रूप से देखें तो आरक्षित वन वे वन होते हैं जहाँ पर राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः पशुचारण और वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा हुआ होता है, जिसके अंतर्गत हम देखें तो जैसे राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य आते हैं। दूसरा है सुरक्षित या रक्षित, यहाँ पर पशुचारण और वनों की कटाई को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो एक इसके अंतर्गत अनुमानित ठेका प्रणाली होती है। इसके अंतर्गत ये होता है कि अगर यहाँ पर कुछ भाग में अगर वनों का दोहन करना हो या पशुचारण करना हो तो अनुमानित ठेका लिया जाता है, ठीक है। और तीसरा होता है अवर्गीकृत, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। जैसे हम पश्चिमी राजस्थान में एक पवित्र औरण भूमि के बारे में सुनते हैं, जो हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहा था। तो औरण भूमि वगैरह होता है वो अवर्गीकृत वनों की श्रेणी में होता है। यहाँ पर पशुचारण और वनों की कटाई संबंधित कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। तो हमारा जो प्रश्न था उसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे। पहला ऑप्शन था आरक्षित वन, दूसरा था अनारक्षित वन और तीसरा था सुरक्षित वन, ठीक है। तो अनारक्षित या अवर्गीकृत वन वही होता है। और ऑप्शन में चौथा ऑप्शन हमारा जो था डी ऑप्शन, वो था अवर्गीकृत वन। तो हमारा जो था वो आरक्षित, सुरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत वन। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, ये है वो प्रशासनिक आधार पर वनों की वर्गीकरण श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। हमारा जो दूसरा प्रश्न है जो पेपर में 52 नंबर पर था, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची के नाम से किस चित्रशैली से संबंधित हैं। मतलब 2 महिलाओं के नाम दिए गए हैं, कमला और इलायची, वो राजस्थान की किस चित्रशैली से संबंधित है। तो जब हमने चित्रशैली का टॉपिक कला और संस्कृति की जब हमारी कक्षा चल रही थी उस समय हमने पढ़ा था, तो हमने उसमें एक चित्रशैली पढ़ी थी मेवाड़। कौन सी पढ़ी थी? मेवाड़ चित्रशैली है वो राजस्थान की सबसे प्राचीन व महत्वपूर्ण चित्रशैली का केंद्र रहा है। और उसमें हमने उसके उपकेंद्रों में अगर बात की जाए तो एक चीज़ पढ़ी थी अपन ने, जिसमें नाथद्वारा चित्रशैली। क्या आया था? नाथद्वारा चित्रशैली। तो इस चित्रशैली के अंतर्गत जब मैंने प्रमुख महिला चित्रकार के नाम और उसके साथ साथ में कुछ पुरुष चित्रकारों के नाम भी आपको बताए थे, जिसमें आया था कमला, इलायची, नारायण, चतुर्भुज,
घासीराम और इसके साथ साथ चंपालाल, हीरालाल, ये भी कुछ अन्य नाम आते हैं। तो इसमें कमला और इलायची का जो प्रश्न पूछा गया है वो नाथद्वारा चित्रशैली से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर आपके जो है वो नाथद्वारा चित्रशैली होगा। उसके बाद अपना जो अगला प्रश्न है 53 नंबर का पेपर में, उसमें पूछा गया है कि राजस्थान में सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित है। प्रश्न क्या है अपना कि राजस्थान में सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे आपके, जिसमें पहला ऑप्शन अजमेर दिया गया था, दूसरा जयपुर पूछा गया था, तीसरा अलवर और चौथा भरतपुर। तो राजस्थान में जो सरसों अनुसंधान निदेशालय है उसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1993 को ये जो है वो सेवर भरतपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? सेवर भरतपुर में। तो इसका जो सरसों अनुसंधान निदेशालय वो सेवर भरतपुर में। अगर सरसों की बात की जाए तो राजस्थान में सर्वाधिक सरसों उत्पादन होता है, इसलिए राजस्थान को क्या कहते हैं? सरसों का प्रदेश। राजस्थान को सरसों का प्रदेश कहा जाता है। और अगर पूरे देश में सर्वाधिक सरसों उत्पादन कहाँ होता है तो राजस्थान में होता है। वर्तमान के जो अभी आर्थिक समीक्षा के आंकड़े आए थे उसके अनुसार अगर देखा जाए तो राजस्थान में पूरे भारत का लगभग 46.63% सरसों उत्पादन होता है। कितना होता है? 46.63% सरसों उत्पादन अकेले राजस्थान में होता है, इसलिए राजस्थान को क्या कहा जाता है? सरसों का प्रदेश कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके डी ऑप्शन, भरतपुर। उसके बाद हम जैसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है 54 नंबर का। इसमें यह पूछा गया है कि एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसमें भी 4 ऑप्शन अपने दिए गए हैं। पहला है तबीजी अजमेर, दूसरा ऑप्शन है दुर्गापुरा जयपुर, तीसरा है सूरतगढ़ गंगानगर और चौथा है जैतसर गंगानगर। तो एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है वो है आपके सूरतगढ़ गंगानगर में। कहाँ है? सूरतगढ़ गंगानगर में। अगर इसकी स्थापना अपन देखें तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1956 को हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1956। और यह एक देश है विश्व में रूस की सहायता से। किसकी सहायता से हुई थी? रूस की सहायता से। तो राजस्थान में एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान में सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है। इसी में एक ऑप्शन और दिया गया है डी नंबर का, जिसमें पूछा गया जैतसर गंगानगर। तो यहाँ पर भी जैतसर गंगानगर जो अंदर दिया गया है उसकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी एक कृषि फार्म है। कौन सा है? केंद्रीय कृषि फार्म। इसकी अगर अपन स्थापना देखें तो 1962 में कनाडा के सहयोग से होती है। दोनों ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, बार बार एग्जामों में रिपीट होते हैं, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो सूरतगढ़ गंगानगर होगा, जहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है। आगे अपन अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, जो 55 नंबर का प्रश्न है, 55 नंबर का, जिसमें प्रश्न दिया गया है कि राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य कौन सा है। मतलब इसका अर्थ अपन देखें कि राजस्थान का इसको अपन राज्य नृत्य भी कह सकते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन घूमर है, दूसरा भवाई है, तीसरा कठपुतली है और चौथा गेर है। तो अगर राजस्थान के आधिकारिक नृत्य की बात की जाए तो यह है घूमर। कौन सा नृत्य है? घूमर नृत्य, जिसको राजस्थान का राज्य नृत्य कहते हैं। राजस्थान के लोक नृत्यों की आत्मा भी बोलते हैं और राजस्थान के नृत्यों में सभी नृत्यों का सिरमौर नृत्य भी इसको कहा जाता है। यह मूलतः
महिला प्रधान नृत्य है जो विशेषकर गणगौर के अवसर पर किया जाता है। इसमें कुछ वाद्य यंत्रों का प्रयोग भी किया जाता है जिसमें ढोल, नगाड़ा, शहनाई। ठीक है, तो राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो घूमर। इसका जो सही उत्तर होगा वो घूमर होगा। आगे अपन अगले प्रश्न की बात करते हैं जो 56 नंबर का प्रश्न है। उसमें पूछा गया है कि सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल स्थित है। बीच में रिक्त स्थान दिया गया और अपन से पूछा गया है कि लोक कला मंडल का जो संस्थान है वो राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है या बना हुआ है। तो अगर इसका अपन ऑप्शन देखें तो इसमें पहला ऑप्शन पाली दे रखा है, दूसरा ऑप्शन डूंगरपुर दे रखा है, तीसरा ऑप्शन जयपुर दे रखा है और चौथा ऑप्शन उदयपुर दे रखा है। तो भारतीय लोक कला मंडल, भारतीय लोक कला मंडल, तो सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि लोक कला मंडल का मुख्य कार्य का क्या है। तो जो भारतीय लोक कला मंडल है उसका मुख्य कार्य ये है कि जो भी राजस्थान, भारत सहित राजस्थान की जो भी अलग अलग क्षेत्रीय संस्कृति है, लोक साहित्य है और इससे जुड़े हुए अन्य जो भी कार्य है उनका क्या करती है? संरक्षण और संवर्धन का कार्य ये करती है। तो भारतीय लोक कला मंडल की जो स्थापना है वो 22 फरवरी 1952 को उदयपुर में की गई थी और इसके जो मुख्य कर्ता धर्ता या इसके संस्थापक अपन कह सकते हैं उनका नाम था देवीलाल सामर। तो इस प्रश्न का उत्तर अपने भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? तो यह उदयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 22 फरवरी 1952 उदयपुर को हुई थी और इसके जो संरक्षक या कर्ता धर्ता जो मुख्य व्यक्ति हैं उनका नाम है देवीलाल सांबर। ठीक है, तो अब अपन अगले प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अपना जो 57 नंबर का है कि निम्न में से कौन राजस्थान से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? ये प्रशासनिक राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण तथ्य के आधार पर यह प्रश्न बार बार रिपीट होता रहता है। तो राजस्थान के संदर्भ में अगर संविधान में देखा जाए तो वैसे राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो संविधान सभा में मुख्यतः अगर संख्या के तौर पर देखा जाए तो 12 व्यक्ति शामिल थे। कितने व्यक्ति शामिल थे? 12 व्यक्ति। इसके अलावा और व्यक्ति भी थे जो अलग अलग राज्यों से संबंधित थे लेकिन उनका संबंध राजस्थान से है। ऐसे 3 व्यक्ति है लेकिन अपन उतना डीप जाएंगे नहीं अभी। तो संविधान सभा में शामिल 12 व्यक्ति थे और राजस्थान से जो मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति थे उसमें अपने 4 ऑप्शन दे रखे हैं: बलवंत सिंह मेहता, जसवंत सिंह, जयनारायण व्यास और माणिक्यलाल वर्मा। तो इसका जो अपना सही आंसर होगा वो होगा बलवंत सिंह मेहता। क्या होगा? बलवंत सिंह मेहता। इनका संबंध उदयपुर से था, जिन्होंने मूल संविधान पर सबसे पहले राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो हस्ताक्षर किए थे। अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो संविधान सभा पर सबसे पहले जो मूल संविधान जो बना था उस पर हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। तो इस प्रश्न का जो अपना आंसर है वो है बलवंत सिंह मेहता। अगला प्रश्न अपन देखते हैं जो 58 नंबर का है। यह राजस्थान इतिहास से जुड़ा हुआ प्रश्न है और काफ़ी रोचक तथ्य है जो बार बार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मेवाड़ से जुड़ा हुआ है। प्रश्न दिया गया है, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद ने राजपूताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी थी? थोड़ा भाषा के माध्यम से प्रश्न को थोड़ा लेंदी बनाया गया है। अगर इसमें देखें तो 4 ऑप्शन दिए गए: जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर। अगर कृष्णा कुमारी की बात की जाए तो यह मेवाड़ से जुड़ी हुई थी। हुआ क्या था, एक बार की एक छोटी सी घटना है कि जो कृष्णा कुमारी थी वो मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी।
तो इनका विवाह है वो मारवाड़ के भीम सिंह, महाराव भीम सिंह से तय कर दिया जाता है। लेकिन क्या होता है कि विवाह के कुछ समय पहले ही महाराव भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। उस स्थिति में कृष्णा कुमारी का विवाह है वो जयपुर के एक शासक थे जगत सिंह, उनसे तय कर दिया जाता है। जब ये बात मारवाड़ के जो भीम सिंह थे जिनकी मृत्यु हो गई थी उनके भाई मान सिंह को पता चलती है, तो मान सिंह यह कहते हैं कि हमारे जो मारवाड़ के शासकों की हमारा जो राज्य है उसकी परंपरा हमेशा यह रही है कि हमारे यहाँ एक बार विवाह संबंध तय हो गया तो फिर उसको कई अन्य जगह विवाह नहीं करने दिया जाता है। तो वो यूँ कहते हैं कि भले मेरे भाई की मृत्यु हो गई लेकिन मैं स्वयं कृष्णा कुमारी से विवाह करूँगा। उस स्थिति में जगत सिंह और मान सिंह के मध्य में एक युद्ध होता है 1807 में, गिंगोली का युद्ध। कौन सा होता है? गिंगोली का युद्ध। तो युद्ध के दौरान स्थिति उतनी भयंकर हो जाती है कि जगत सिंह की तरफ से एक व्यक्ति इस युद्ध में आक्रमण करने आता है मारवाड़ पर, जिसका नाम था आमिर खां। आमिर खां नाम का एक व्यक्ति था। वो क्या करता है कि युद्ध के कुछ समय पूर्व ही जो कृष्णा कुमारी उनको जहर दे देता है और कृष्णा कुमारी की मृत्यु हो जाती है। तो कृष्णा कुमारी का संबंध है वो मेवाड़ राज्य से है। इसका उत्तर होगा उदयपुर, मेवाड़। अगला जो प्रश्न है अपना 59 नंबर का, उसमें प्रश्न पूछा गया है कि कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि क्या कहलाती है। यह प्रश्न आपके राजस्थान के भौतिक प्रदेश, उसमें भी जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है वहाँ से पूछा गया है। और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला है ऊपरमाल, दूसरा है भोराट, तीसरा है गिरवा और चौथा है उड़िया, जिसको उड़िया भी कहते हैं। तो कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि को भोराट का पठार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर होगा। भोराट के पठार की अगर बात की जाए तो यह 1225 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी ऊंचाई है वो 1225 मीटर है। यह राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, बोराट का पठार, जो कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य स्थित है। इसमें 3 ऑप्शन और दिए गए, उसकी भी अपन चर्चा करते हैं। जिसमें दिया गया है गिरवा। तो गिरवा क्या है? उदयपुर के आसपास का तश्तरी नुमा पहाड़ी जो भाग है उसको क्या कहते हैं? गिरवा कहते हैं। उसके बाद ऊपरमाल है वो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ से बिजोलिया के मध्य का जो भूभाग है, पठारी भूभाग, उसको कहते हैं ऊपरमाल। रियासती काल में इसको ऊपरमाल कहा जाता। और डी ऑप्शन में उड़िया का पठार जो सिरोही में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 1360 मीटर, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। जबकि बोराट का पठार है वो राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। उसके बाद जो अपना अगला प्रश्न है उसको अपन देखते हैं 60 नंबर का प्रश्न, जिसमें प्रश्न पूछा गया है राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था। जो क्या करता है पुरातत्व विभाग? ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करता है और उनके संवर्धन का कार्य करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। ए ऑप्शन 1949 है, बी ऑप्शन 1950, सी ऑप्शन जो है वो 1952 है और डी ऑप्शन है 1953। तो इसका जो उत्तर होगा वो 1950 होगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न अपन देखते हैं 61वां प्रश्न है, जिसमें पूछा गया था कि निम्न में से किस लोक देवता को जाहर पीर के रूप में भी पूजा जाता है। तो जब अपन ने राजस्थान के लोक देवता और संत व संप्रदाय यह टॉपिक जब अपन ने पढ़ा था, उस समय राजस्थान के पंच पीरों में अपन ने सबसे पहले मैंने एक सूत्र बताया था गरम पोहा, जिसमें मुख्यतः पंच पीर 5 आते हैं। उसी में एक यहाँ से पूछा गया है। तो राजस्थान में जाहर पीर के नाम से गोगा जी को जाना जाता है। किनको जाना जाता है? गोगा जी को। तो गोगा जी को जाहर पीर के नाम से जाना जाता है। अगर अपन इनको जब अपन ने डिटेल में पढ़ा था उस समय मैंने आपको बताया था कि गोगा जी के पिता का नाम मैंने आपको बताया था, जो अक्सर एग्ज़ामों में पूछा जाता है। पिता का नाम है जेवर सिंह, क्या है? और माता का नाम है बादचल दे, कहीं कहीं बादचल देवी भी पूछा जाता है। तो और अभी हाल ही में एग्ज़ाम में एक प्रश्न बहुत डीप पूछा गया था, जो अक्सर अभी नया प्रश्न है। गोगा जी के घोड़े का नाम, जिसको क्या कहते हैं? जावड़िया कहते हैं। अब इनका जन्म
विक्रम संवत 1003 को ददरेवा चूरू में हुआ था। अगर अपन ईस्वी में बात करें तो 946 ईस्वी होगा। गोगा जी के बारे में अपन ने व्याख्या सहित उस प्रश्न में अपन ने पढ़ा था। इनका जन्म हुआ था भाद्रपद कृष्ण नवमी को, जहाँ पर ददरेवा चूरू में गोगा नवमी का मेला भी बढ़ता है। आपको अच्छे से मैंने ये पढ़ाया था, उसमें ज़्यादा जानकारी उसमें आप नोट्स में देख सकते हो, पूरी व्याख्या सहित उसमें आपको मिल जाएगी। अगला प्रश्न अपन आगे बढ़ते हैं 62 नंबर का, जिसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान किस जिले में अवस्थित है। जब अपन ने राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य जो टॉपिक अभी कुछ दिनों पहले ही पढ़ा था, उसमें अपन ने पढ़ा था कि मरु उद्यान है वो जैसलमेर में स्थित है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे रखे, उसमें सी नंबर का ऑप्शन है। मरु उद्यान कहाँ है? ये है आपके जैसलमेर। यहाँ एक ही ज़िले का नाम दे रखा है, वैसे यह बाड़मेर में भी है। अगर इसकी बात की जाए तो ये राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा उद्यान है, जो मरु उद्यान के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न अपन आगे देखते हैं, जो है 63 नंबर का प्रश्न। 63 नंबर का प्रश्न है, उसमें पूछा गया है कि वेली किशन रुक्मणीरा रचनाकार कौन है। यह प्रश्न राजस्थान के भाषा साहित्य से आया हुआ है, भाषा साहित्य और रचनाओं से। तो इसमें वेली किशन रुक्मणीरा रचनाकार हैं, वो है आपके पृथ्वीराज राठौड़। कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। 4 ऑप्शन दे रखे, उसमें इसका उत्तर है सी नंबर का पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है। और इस ग्रंथ की बात की जाए, वेली किशन रुक्मणीरा ख्यात, ये है आपके उत्तरी मारवाड़ी भाषा में रचा गया है पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा। अगला प्रश्न जो है राजस्थान की भाषा और बोलियों से संबंधित है, जिसमें पूछा गया है कि आ में सु कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जे। मतलब इन सभी में से ऑप्शन जो दिए गए उनमें से कौन सी भाषा है वो राजस्थान में नहीं बोली जाती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है हाड़ौती, दूसरा है वागड़ी, तीसरा है मेवाती और चौथा है अवधी। तो अगर इसको अपन व्याख्या में देखने का प्रयास करें तो हाड़ौती जो है वो आपके दक्षिणी पूर्वी जो क्षेत्र है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कौन सा है? मुख्यतः अपन इसको कह सकते हैं कोटा संभाग में हाड़ौती भाषा बोली जाती है। उसके बाद है वागड़ी। वागड़ी है वो आपके मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान में कहाँ बोली जाती है? दक्षिणी राजस्थान में, जिसमें खास करके जो वागड़ का क्षेत्र है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कुछ प्रतापगढ़ का भाग भी इसमें आता है। यहाँ पर वागड़ी भाषा बोली जाती है। तीसरा आपके पूछा गया है मेवाती। मेवाती है जो पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है, अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है वो मेवात क्षेत्र कहा जाता है, और यहाँ के लोगों द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसको क्या कहा जाता है? मेवाती। तो इसको अपन देखेंगे अलवर, भरतपुर व उसके आसपास का क्षेत्र। अब इसमें डी ऑप्शन में दे रखा है अवधी भाषा, जो कि राजस्थान में नहीं बोली जाती, और यही इस प्रश्न का उत्तर है। आगे अपन देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है, उसकी अपन चर्चा करते हैं। 65 नंबर का 65 नंबर का प्रश्न है कि इसमें पूछा गया है काली मृदा जानी जाती है, मगर इसमें एक यह पूछा गया है कि काली मृदा को और अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है काप मिट्टी, बी ऑप्शन में लेटेराइट मिट्टी पूछा गया है, सी में रेगड़ मिट्टी पूछी गई है, और डी में बांगड़ एवं खादर मिट्टी पूछी गई है। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो रेगर मिट्टी या रेगर मृदा होगा। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? इसको अपन रेगर मृदा, एक इसको कपासी मृदा भी कहा जाता है। ठीक है। तो इसका उत्तर एक इसको अगर अपन और कहा जाए, अगर देखें तो चरणोज्म मिट्टी या मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा
इसमें मुख्यतः जैसे कपास, गन्ना, जो कुछ व्यावसायिक फसल है, सोयाबीन वगैरह, जो सर्वाधिक इनका उत्पादन किस में होता है, तो काली मृदा में होता है। तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, रेगर मृदा। ठीक है, इसका उत्तर जो होगा वो आपके ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद अगला 64वां प्रश्न है जो राजस्थान भूगोल से प्रमुख फसलों से पूछा गया है। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है, तो सर्वाधिक मक्का उत्पादन, वैसे मक्का जो है वो खरीफ की फसल है, लेकिन जहाँ पर पानी की उपलब्धता अच्छे से हो जाती है अलग अलग क्षेत्रों में, वहाँ इसको किसान रबी में भी बो देते हैं। लेकिन मुख्यतः अगर वर्गीकरण के आधार पर देखें तो यह खरीफ में आता है। सर्वाधिक मक्का उत्पादन अगर अपन बात करें अगर कहाँ उत्पादित होता है, तो यहाँ संभाग पूछा गया है, उसमें जो आपका उत्तर होगा वो होगा उदयपुर संभाग। क्या होगा, अगर इसकी बात करें तो सर्वाधिक मक्का उत्पादन किस संभाग में होता है, उदयपुर संभाग में। उदयपुर संभाग में भी अगर जिलों की बात की जाए तो यह सर्वाधिक उत्पादित कहाँ होता है, तो चित्तौड़ में। कहाँ होता है, चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ जिले में सर्वाधिक मक्का उत्पादित होता है। चित्तौड़गढ़ के बाद भीलवाड़ा में, उदयपुर जो अरावली के इस तरफ का भाग है वहाँ पर भी होता है, और दक्षिणी राजस्थान के जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के कुछ भागों में भी होता है। तो सर्वाधिक मक्का उत्पादन उदयपुर संभाग में होता है। उदयपुर संभाग में भी अगर जिला पूछे तो चित्तौड़गढ़ जिले में इसका उत्पादन होता है। उसके बाद अगला प्रश्न जो है वो राजस्थान की चित्रशैली से संबंधित है, जिसमें पूछा गया है 67 नंबर का प्रश्न, कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो कला प्रेमी जो चित्रशैली है अपन ने पढ़ा था किशनगढ़ चित्रशैली, वहाँ से संबंधित प्रश्न है कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे, तो ये थे किशनगढ़ चित्रशैली जो है उससे संबंधित है, जिनको सावंत सिंह को नागरीदास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नागरीदास। इनके समय के प्रमुख चित्रकार थे मोरध्वज निहालचंद। कौन थे, मोरध्वज निहालचंद, जिन्होंने बनी ठनी पेंटिंग जो चित्रकला थे उसको बनाया था। और मैंने जब अपनी चित्रशैली की क्लास चल रही थी उस समय एक प्रश्न ये लिखवाया था कि अभी हाल ही में एग्ज़ाम में एक प्रश्न पूछा गया था कि जो सावंत सिंह या नागरीदास थे उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो उस प्रश्न को भी आप अच्छे से देख लेना। कहाँ हुई थी, तो उनकी मृत्यु वृंदावन में हुई थी। कहाँ हुई थी, वृंदावन में। अगला प्रश्न अपन देखते हैं जो वनों से संबंधित है, 68 नंबर का प्रश्न, जिसमें पूछा गया है राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई। तो राजस्थान की राज्य वन नीति है वह ऑप्शन नंबर सी 2010 में लागू की गई थी। उसके बाद अपना अगला प्रश्न है जो आभूषण से जुड़ा हुआ है, कला संस्कृति का टॉपिक है एक, उसमें पूछा गया है कि स्त्रियाँ अर्थात महिलाएं बोरला नामक आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती है। तो स्त्रियाँ जो है वो बोरला नामक आभूषण है उसको सिर में पहनती है। बोरला नामक आभूषण है वो महिलाओं के सिर का आभूषण है। तो इसका जो उत्तर है वो डी ऑप्शन रहेगा। उसके बाद अगला प्रश्न अपन देखते हैं 70वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि बनास नदी का उद्गम है। राजस्थान में एक नदी है बनास। कौन सी नदी है, बनास, जो राजस्थान में बहती है। तो बनास नदी को अगर अपन इसकी व्याख्या में चर्चा करें तो बनास नदी को कहते हैं वन की आशा। क्या बोलते हैं, वन की आशा। और इसका जो उद्गम है वो खमनोर की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ी जो आपके राजसमंद जिले में पड़ती है। तो बनास नदी अगर इसकी कुल लंबाई देखें अपन तो यह है 480 किलोमीटर। वैसे कुछ किताबों में इसकी लंबाई 512 किलोमीटर भी दी गई है, लेकिन ज़्यादातर 480 किलोमीटर अधिकतर अपन मिलता है। अगर ऑथेंटिक बुक्स में देखा जाए तो इसकी 480 किलोमीटर मिलती है। तो बनास नदी का उद्गम स्थान है वो है आपके डी ऑप्शन में दिया गया है, खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद। अगर बनास की बात की जाए तो यह खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलकर उदयपुर, चित्तौड़
भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में जाकर यहाँ यह नदी है वो त्रिवेणी संगम में मिल जाती है। ठीक है, तो बनास नदी है उसका उद्गम स्थल जो है वो खमनोर की पहाड़ियाँ, राजसमंद है। अगला प्रश्न है वो आपके राजस्थान के भौतिक प्रदेश, उसमें भी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से पूछा गया है। जो प्रश्न इस प्रकार है, बरखान है, 71 प्रश्न नंबर का जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि बरखान है। तो बरखान है उसमें आपके ऑप्शन दिए गए, रेत के टीले, बी भाग में डेल्टा, सी में पहाड़ियाँ और डी में झीलें। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा रेत के टीले। जैसे अपन पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अपन भौतिक प्रदेशों में देखते हैं तो उस पश्चिमी मरुस्थलीय भाग को दो भागों में बांटा गया है, एक तो शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो उसमें बरखान है वो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्रों में रेत के टीले हैं। क्या है? रेत के टीले। रेत के टीले हैं जिसको क्या कहा जाता है? बरखान। बरखान जो है वो सर्वाधिक नुकसानदायक या नुकसानदेही बालू का स्तूप के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा रेत के टीले। अगला अपना जो प्रश्न है वो फिर आभूषणों से ही पूछा गया है। पहले बोरला पूछा गया था, आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है उसकी अपन चर्चा करते हैं। इसमें प्रश्न नंबर पूछा गया 72 में रखड़ी और टोटी हैं। दो आभूषणों के नाम पूछे गए, रखड़ी और टोटी। तो इसमें पूछा गया है कि रखड़ी और टोटी हैं। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहले नंबर में पूछा गया ए ऑप्शन में महिलाओं के गहने अर्थात महिलाओं के आभूषण, बी में पूछा गया है पुरुषों के वस्त्र, सी में पूछा गया है स्वदेशी जूते और डी में पूछा गया साफों के प्रकार। तो इसका जो सही उत्तर है वो है महिलाओं के गहने। अगला प्रश्न देखते हैं अपन क्या है वो, प्रश्न नंबर 73 जिसको अपन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट कहते हैं? निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट कहा जाता है? इसमें ऑप्शन अपन देखते हैं। पहला है वो है बालाथल, दूसरा है आहड़, तीसरा है गिलुंड और चौथा है कालीबंगा। तो धूलकोट है वो आहड़ सभ्यता जो आयड़ नदी के किनारे उदयपुर में स्थित है उसको कहा जाता है धूलकोट। अगर आहड़ की बात की जाए तो इसकी खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास, 1953 से 56 के मध्य का दिया जाता है कार्यकाल अक्षय कीर्ति व्यास और रत्नचंद्र अग्रवाल के द्वारा की जाती है। अगर आहड़ के संबंध में अपन और चर्चा करें तो यहाँ से सबसे पहले तो इसको धूलकोट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आयड़ नदी के किनारे, इसके लिए इस कारण इसको क्या कहा जाता है? धूलकोट भी कहा जाता है। आहड़ सभ्यता से हमें चावल के साक्ष्य क्या मिले थे? चावल के साक्ष्य। उसके बाद कुछ रंगाई पुताई से संबंधित ठप्पे भी यहाँ से प्राप्त हुए थे। उसके बाद 8 बार बसने व 8 बार उजड़ने के जो साक्ष्य है वो भी अपन को कहाँ से मिलते हैं? आहड़ सभ्यता से मिलते हैं। तो जो धूलकोट है वो आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। तो इसका जो उत्तर है वो आपके होगा आहड़ सभ्यता। अगला प्रश्न है वो फिर बांध से संबंधित है जिसमें पूछा गया है 74 नंबर में मेजा बांध बनाया गया है। तो मैं सीधा इसका उत्तर बता रहा हूँ समय को देखते हुए। मेजा बांध है वो कोठारी नदी पर बनाया गया। कौन सी नदी पर बनाया गया है मेजा बांध? कोठारी नदी। अगर मेजा बांध की बात की जाए तो ये कहाँ है? भीलवाड़ा में। कहाँ है? भीलवाड़ा में। और कोठारी नदी जो मेजा बांध है कोठारी नदी के किनारे ही अपन को, अगर अपन सभ्यताओं की बात करते हैं तो बागोर की सभ्यता जो कहाँ है? भीलवाड़ा में, जहाँ पर अपन को राजस्थान में सबसे प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य अपन को यहाँ से मिले थे। तो यह है मेजा बांध कोठारी नदी पर स्थित है। आगे अपन अगला प्रश्न देखते हैं। गणेश्वर संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है, मतलब यह भी सभ्यता से पूछा गया है। गणेश्वर
संस्कृति जो है राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता भी इसको कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। उसके बाद अपन अगला प्रश्न देखते हैं जो लोक देवताओं से पूछा गया है, जिसमें पूछा गया है कि बीकानेर के निकट समराथल को किस लोक देवता ने अपना कर्मस्थल बनाया था। मतलब ऐसे कौन से लोक देवता है जिन्होंने समराथल को अपनी कार्यस्थली बनाया था। तो जाम्बोजी। कौन थे? जाम्बोजी, जिन्होंने समराथल को अपना कार्यस्थल बनाया था। जाम्बोजी जो विष्णुई धर्म के प्रवर्तक या संस्थापक माने जाते हैं, जिन्होंने 29 प्रकार के नियम बनाए थे। इनका जन्म 1451 को पिपासर नागौर में हुआ था और इनकी मृत्यु एवं मुकाम तलवा नोखा बीकानेर में है। मुकाम नोखा जहाँ पर 1536 में इनकी मृत्यु हुई थी। पिता का नाम लोहड़ जी और माता का नाम हंसा देवी है। ठीक है, तो इसका प्रश्न है वो आपके होगा जाम्बोजी। अगला प्रश्न है वो पूछा गया है 78 नंबर का, मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ए नंबर, ए ऑप्शन में जो दिया गया है गोराधाय। जब क्या होता है, मारवाड़ के एक शासक थे अजीत सिंह, उनको औरंगजेब ने उनकी मृत्यु के लिए एक चक्रव्यूह रचा था। उस समय जब ये बात गोराधाय को पता चलती है तो वो क्या करते हैं, जिस प्रकार मेवाड़ में भी पन्नाधाय ने मेवाड़ की रक्षा हेतु अपने पुत्र का बलिदान दिया, उसी तरह जो गोराधाय ने उसने भी मारवाड़ की रक्षा हेतु अपने पुत्र का बलिदान दिया। तो मारवाड़ की पन्नाधाय गोराधाय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 79 नंबर का, जिसमें दुर्ग से संबंधित है। प्रश्न पूछा गया है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन है। मतलब इसके प्रमुख शिल्पी पूछे गए तो कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी है वो है मंडन। कौन है? मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग है वो आपके राजसमंद में स्थित है, जिसको मेवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ की दीवार की लंबाई है तो 36 किलोमीटर मानी जाती है और इसकी जो विस्तृत जानकारी वो आपको दुर्गों में बता दी गई है। तो अपन ने अभी तक काफ़ी सारे प्रश्न देख लिए हैं। इसी घड़ी में अपन आगे के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। उसमें ये फिर एक भाषा साहित्य से एक प्रश्न फिर यहाँ पूछा गया है, जिसमें आपके 80 नंबर का प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है आदिकालीन चारण शैली रचनाकार नी है। मतलब कौन से रचनाकार है वो चारण शैली से संबंधित नहीं है। चारण शैली मतलब आदिकालीन चारण शैली यहाँ पर पूछी गई है, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है श्रीधर व्यास। क्या पूछा गया है? ए ऑप्शन में श्रीधर व्यास। बी में पूछा गया है बादर ढाडी और सी में पूछा गया है शिवदास गार्डन और डी में पूछा गया है वज्रसेन सूरी। तो अगर अपन आदिकालीन चारण शैली के रचनाकारों की बात करें तो इसमें जो शिवदास गार्डन है वो आदिकालीन चारण शैली के रचनाकार नहीं थे, वो सिर्फ चारण शैली के रचनाकार थे, लेकिन आदिकालीन चारण शैली के रचनाकार नहीं थे। और शिवदास गार्डन जिन्होंने एक महत्वपूर्ण रचना लिखी थी अचलदास खिचीरी वचनिका। क्या लिखी थी? अचलदास खिचीरी वचनिका। इसके रचनाकार कौन थे? तो शिवदास गार्डन। और ये थे आपके वो चारण शैली से संबंधित थे। और इसमें पूछा गया है आदिकालीन चारण शैली, तो यह आदिकालीन चारण शैली से संबंधित नहीं है, यह है चारण शैली से संबंधित। आगे अपन देखते हैं अगले प्रश्नों में। अगला प्रश्न है जो पूछा गया है 81 नंबर का, हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कठिने बोली जावे। मतलब हाड़ौती जो बोली है वो मुख्य रूप से किस क्षेत्र में बोली जाती है। अपन ने अभी पहले भी बोली का एक प्रश्न आता है भाषा का, उसमें अपन ने चर्चा की थी। तो काफ़ी सारे प्रश्न तो एक दूसरे से जुड़े हुए आते हैं। अगर आप सही तरीके से प्रश्नों को पर ध्यान दे तो आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में जल्दी से बताओ कि हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है। जिसको आता है जल्दी जल्दी कमेंट करें। देखते हैं अपन सबसे पहले कौन इस प्रश्न का जवाब देता है। देखो फटाफट कमेंट आ रहे हैं बच्चों के। ये
हाँ, ये किसी ने बताया है कि हाड़ौती बोली है वो मुख्य रूप से कोटा बूंदी जो हाड़ौती प्रदेश है वहाँ पर बोली जाती है। हाँ बिल्कुल, आपका आंसर सही है। इस प्रश्न का उत्तर होगा कोटा बूंदी। क्या होगा? कोटा बूंदी, जहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? हाड़ौती भाषा या हाड़ौती बोली। इसके साथ में अपन 2 जिले और भी लिख सकते हैं, कोटा बूंदी, बारा, झालावाड़। ये पूरे कोटा संभाग में मुख्य रूप से यहाँ के लोगों की भाषा या बोली मानी जाती है। आगे अपन देखते हैं, अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो तेरापंथी संप्रदाय किससे संबंधित है, तो किस धर्म से संबंधित है? ये प्रश्न अपन इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है ए ऑप्शन वैष्णव धर्म, बी ऑप्शन है बौद्ध धर्म, सी ऑप्शन है जैन धर्म और डी ऑप्शन है शैव धर्म या शैव पंथी। तो जो तेरापंथी संप्रदाय है वह जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से। इसके जो संस्थापक है वो आचार्य भिक्षु है। कौन है? आचार्य भिक्षु। इनको भिखंड जी भी कहा जाता है। तो तेरापंथी संप्रदाय है वह जैन धर्म से संबंधित है। अगले प्रश्न की अपन चर्चा करते हैं, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? तो यह घास से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, जिसमें आपके 3 ऑप्शन दिए गए हैं, सेवण, दामन, करड़ और सालर। तो अगर अपन घास की बात करते हैं तो इसमें कौन सा नहीं है यह अपन से पूछा गया है। तो इसमें जो सालर है वो नहीं है। सालर है वो एक प्रकार के वन है। क्या है? वन। जो राजस्थान में सर्वाधिक सालर वन अलवर में, कहाँ है? अलवर में। ठीक है, तो यह है वो घास से संबंधित नहीं है, यह वन से संबंधित है। दामन जो है, उसके बाद आपका अपन सेवण और करड़, ये क्या है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाने वाली पौष्टिक घास है सारी, है ना। तो सालर इससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न अपन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है या सही नहीं है। तो इसमें यह पूछा गया है कि राजस्थान के रोपवे के बारे में अपन से प्रश्न पूछे गए, जिसमें ए ऑप्शन है उसमें पूछा गया है सुंदा माता मंदिर रोपवे, जिसमें दिया गया है जालोर। बी ऑप्शन में मनसापूर्ण करणी माता मंदिर रोपवे उदयपुर। सी में पूछा गया है बालाजी रोपवे सामोद जयपुर। और डी में पूछा गया सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही। तो इसका अपन देखते हैं, तो ऊपर के जो तीनों हैं वो सुमेलित हैं, और चौथा नंबर जो पूछा गया है सावित्री माता मंदिर रोपवे, जो कहाँ है? पुष्कर अजमेर में है, यह सिरोही में नहीं है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। इसके अलावा राज्य में 3 रोपवे और हैं, जिनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। अन्नपूर्णा माता रोपवे जो आपके जयपुर में है, उसके बाद एक है नीमच माता रोपवे उदयपुर में है, और अंतिम जो 7वां रोपवे है वो है जीण माता रेवासा सीकर में। अगर अन्नपूर्णा माता रोपवे की अपन बात करें तो ये राज्य का पहला स्वचालित रोपवे माना जाता है। अपन आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो 85 नंबर का प्रश्न पूछा गया, जिसमें पूछा गया है कि चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, या इसके निर्माणकर्ता कौन थे। यह प्रश्न रीट मुख्य परीक्षा जो हुई थी उसमें भी पूछा गया था। तो त्रिभुवन नारायण मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर, तो इसका निर्माण है वो आपके राणा भोज परमार के द्वारा करवाया गया था। अगर इसके पुनर्निर्माण की बात की जाए तो यह है वो महाराणा मोकल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अवस्थित है। तो इसका
जो सही आंसर होगा वो होगा भोज परमार, आपके ऑप्शन में बी ऑप्शन में दे रखा है। उसके बाद अगला प्रश्न अपन देखते हैं क्या है। प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान में वालरा कृषि का प्रकार है। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में एक बार जल्दी से इस प्रश्न के उत्तर का आप कमेंट में कमेंट कीजिए। देखते हैं सबसे पहले कौन उत्तर देता है। हाँ, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्थानांतरित कृषि, अंतः कृषि, व्यापारिक कृषि और बागानी कृषि। फटाफट जल्दी कमेंट करें, इस प्रश्न का उत्तर कौन सबसे पहले सही सही जवाब देता है। हाँ, देखो बच्चों के कमेंट आ रहे हैं फास्ट एकदम। हाँ, एक बच्चे ने अंदर कमेंट किया है कि सर स्थानांतरित कृषि। क्या किया है? स्थानांतरित कृषि, जो कि सही आंसर है। जैसे अपन वालरा कृषि की बात करें तो यह स्थानांतरित कृषि है। वालरा कृषि है वो गरासिया, दक्षिणी राजस्थान में गरासियों के द्वारा की जाती है। उसके अलावा मैंने 2 और भी बताए थे, एक तो बताया था ची माता। क्या बताया था? ची माता। और एक दजिया कृषि, ये भी दक्षिणी राजस्थान में मुख्यतः की जाती है। ची माता जो पहाड़ी भागों पर की जाती है और दजिया सामान्य जो समतल भूभाग होता है नीचे का, वहां पर मैदानी प्रदेश में की जाती है, और ची माता पहाड़ी भाग पर की जाती है। तो इसका जो उत्तर है वालरा कृषि वो स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है जो गरासियों द्वारा की जाती है। अपन आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? कजली तीज पूछी गई है। इसमें ऑप्शन है उदयपुर, बूंदी, जयपुर और जोधपुर। तो कजली तीज है वो आपके बूंदी में मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। जब मैंने आपको त्योहार और मेले पढ़ाया था उसमें इसको अच्छे से पढ़ाया था। अपन अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है कि जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद में किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया था? मतलब जो मुगल बादशाह जहांगीर है उसने जब वो सिंहासन पर बैठा उसके बाद उसने किस राजपूत शासक का जो मनसब है वो कम कर दिया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मानसिंह। क्या है? मानसिंह, जो आपके जयपुर के शासक थे मानसिंह। इनका मनसब इन्होंने घटाकर 5000 कर दिया था। कितना कर दिया था? 5000। तो इसका सही उत्तर है वो है मानसिंह। अपन अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन फड़ वाचन से संबंधित है? जब अपन ने अलग अलग फड़ों के बारे में पढ़ा था, पाबू जी की फड़, देवनारायण जी की फड़, ठीक है, तो उसमें अपन ने इसकी विस्तृत चर्चा की थी उसमें। तो इसमें अपन ऑप्शन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन फड़ वाचन से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए भोपे, कालबेलिया, बंजारे और सरगड़े। तो इसका सही उत्तर है वो है भोपे। क्या है? भोपे। राजस्थान में अलग अलग लोक देवता है, उनसे जुड़ी फड़ों का वाचन कौन करते हैं? भोपे। उनसे जुड़े हुए जो भी भोपे हैं जो उनकी क्या करते हैं? आराधना करते हैं, वो इनकी फड़ का वाचन करते हैं। अपन आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? जो अपन ने लोक नाट्य पढ़े थे वहाँ से ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन है वो है स्वांग। क्या है? स्वांग। जो मैंने आपको बताया था बेहरूपिया कला वगैरह जो अपन ने पढ़ा था उससे ये प्रश्न आया है। बी ऑप्शन है रम्मत, सी ऑप्शन है ढाडी और डी ऑप्शन है ख्याल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ढाडी। क्या होगा? ढाडी। यह है वो आपके लोक नाट्य शैली नहीं है। अपन आगे पढ़ते हैं। तो ये प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं जो प्रजामंडल से पूछा गया है कि 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी वो आपके त्रिलोकचंद माथुर ने की थी। किसने की थी? त्रिलोकचंद माथुर। प्रजामंडल और एकीकरण 2 ऐसे टॉपिक है जहां से हमेशा प्रश्न आता ही है। तो इसका सही आंसर है त्रिलोकचंद माथुर। अगला प्रश्न अपन देखते हैं कि मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिलों में विस्तृत है? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिलों में विस्तृत है?
तो इसमें अपना जो सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ वो आपके कोटा और झालावाड़ में कहाँ स्थित है? कोटा और झालावाड़ में। ये आपके भौतिक प्रदेशों से पूछा गया प्रश्न है, तो यह है कोटा और झालावाड़ में। अपन आगे अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान में इनमें से कौन सी एक भेड़ की नस्ल पाई जाती है। जब मैंने आपको राजस्थान का पशुधन पढ़ाया था उस समय अपन ने एक चीज देखी थी कि अलग अलग पशुओं के अपन ने उसमें कौन सा पशु किस नस्ल का है तो अपन ने उसमें पढ़ा था। तो मैंने उसमें एक ट्रिक आपको लिखवाई थी कि चोकला मामा की भेड़ सोना जैसी मगर बापू मेरो खेरी। मैंने आपको वो सूत्र पूरा लिखवाया था जो आप अच्छे से देख लेना। चोकला मामारी भेड़ सोना जैसी मगर बापू मेरो खेरी के मतलब अपने जो मैंने आपको उसमें व्याख्या में बताया था कि चोकला मामा की जो भेड़ है वो कैसी है? सोने के समान। और मैं उसको क्या करता हूँ? लाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे जो बापू हैं वो क्या कह रहे हैं? मना कर रहे हैं। खेरी का अर्थ क्या मानते हैं अपन उसमें? मना करने से, है ना। तो उस ट्रिक को आप देख लेना। और इसमें अपन ऑप्शन देखें तो नागौरी, राठी, चोकला और मुर्रा। तो नागौरी है वो बैल से संबंधित है, राठी है वो गाय से संबंधित है, मुर्रा है वो भैंस से संबंधित है और चोकला है वो भेड़ की नस्ल है। अपन अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो मेलों से संबंधित है, जिसमें पूछा गया है चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है। तो चंद्रभागा पशु मेला है वो आपके हाड़ौती प्रदेश में लगता है। कहाँ लगता है? हाड़ौती प्रदेश में। वो भी मुख्यतः कहाँ? झालरापाटन। कहाँ लगता है? झालरापाटन जो आपके झालावाड़ में पड़ता है। झालरापाटन की अगर अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पर चंद्रभागा पशु मेला तो लगता ही है। उसके साथ अपनी राजस्थान की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे, श्रीमती वसुंधरा राजे, उनका विधानसभा क्षेत्र भी यह पड़ता है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखना, इससे जुड़ा हुआ तथ्य है। आगे बढ़ते हैं, इसमें अगला प्रश्न अपन देखते हैं जिसमें पूछा गया है बिसलदेव रासो। यह भी रीड मुख्य परीक्षा में पूछा गया था। 25 फरवरी 2023 को जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था बिसलदेव रासो। तो प्रश्न क्या है अपन देखते हैं। बिसलदेव रासो किर्ण भातरो काव्य मतलब किस प्रकार का काव्य है यह पूछा गया है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें पहला दिया गया है वीर काव्य, दूसरा प्रेम काव्य, तीसरा जो भक्ति काव्य और चौथा है प्रकृति काव्य। तो बिसलदेव रासो है यह एक प्रकार का प्रेम काव्य। क्या है? प्रेम काव्य। इसकी अगर अपन रचना की बात करें तो इसकी रचना की थी नरपति नालह ने। किसने की थी? बिसलदेव रासो की रचना किसने की थी? नरपति नालह ने। इसमें अपन को एक तो बिसलदेव और राजमती के प्रेम विवाह की जानकारी मिलती है, तो इसको अपन प्रेम काव्य इसको माना जाता है। तो यह प्रेम काव्य से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अपन देखते हैं अगला प्रश्न है वो आपके किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है। तो ट्रेंच जो कमीशन है उसकी अपन चर्चा करते हैं। तो ट्रेंच कमीशन एक बार अपन ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दे रखे हैं। तो इसमें ऑप्शन 4, पहला ऑप्शन अलवर किसान आंदोलन, दूसरा मैव किसान आंदोलन, तीसरा बेंगू किसान आंदोलन और चौथा पारसोली किसान आंदोलन। तो जो ट्रेंच कमीशन है वो आपके है बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित। किससे है? बेंगू किसान आंदोलन से। बेंगू जो है वो आपके चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। यहाँ पर 25 प्रकार की लाग बाग प्रचलित थी। कितनी प्रकार की लाग बाग प्रचलित थी? जो कर था एक प्रकार वो 25 प्रकार की लाग बाग प्रचलित थी। यहाँ पर एक सामंत था जिसका नाम था अनूप सिंह। कौन था? अनूप सिंह। तो ट्रेंच कमीशन है वो इस किसान आंदोलन से संबंधित है। और
ट्रेंच कमीशन के विरोध में ही 13 जुलाई 1923, कब? 13 जुलाई 1923 को चांदखेड़ी जो घटना हुई थी, जहां पर 2 व्यक्ति शहीद हुए थे, वो भी इस बेंगू किसान आंदोलन से ही जुड़ी हुई है। चांदखेड़ी घटना जो गोविंदपुरा गांव में हुई थी, चांदखेड़ी और गोविंदपुरा दोनों एक ही हैं, तो इसका भी आप ध्यान रखना है ना। आगे अपन बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, जिसमें प्रश्न पूछा गया है जो आपके पंचायती राज से संबंधित प्रश्न है। कौन से विभाग का कार्य 2 अक्टूबर 2010 की घोषणा के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित नहीं किया गया है? मतलब पंचायती राज को अलग अलग जो संस्थाएं थी, जो अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करती है, उनको हस्तांतरित किया गया था। तो इसमें से ऐसी कौन सी संस्था है जो उनको हस्तांतरित नहीं की गई थी? तो ऑप्शन 4 दिए गए, जिसमें पानी और बिजली, प्रारंभिक शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और महिला और बाल विकास। तो इसका अपन आंसर देखेंगे तो इसमें महिला और बाल विकास, इनको हस्तांतरित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न अपन आगे बढ़ते हैं, जो आपके नदियों से पूछा गया है, जिसमें यह प्रश्न पूछा गया है कि चंबल बेसिन की खंड भूमि को क्या कहा जाता है? चंबल बेसिन की जो भूमि है, खंड भूमि, उसको क्या कहा जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, अपन इसको देखते हैं अच्छे से। जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया अवनालिका, क्या दिया गया है? अवनालिका। दूसरा ऑप्शन दिया गया सेम, तीसरा दिया गया चादर दुल्हन और चौथा दिया गया है भूमि सर्पण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपके अवनलिका। अवनलिका क्या होता है? तो इसमें जब नदी का बहाव तेज होता है तो उसके साथ भूमि का कटाव, अपर्दन होता है, मृदा का क्या होता है? अपर्दन होता है, तो इसको क्या कहते हैं? अवनलिका कहते हैं। तो चंबल बेसिन की जो खंड भूमि है उसको क्या कहा जाता है? अवनलिका कहा जाता है। एक इसमें सेम दिया गया है, तो सेम क्या होता है? जब धरातल की आंतरिक भाग का जो जल होता है, क्या होता है? गहराई का जो जल होता है वो भूतल पर आ जाता है। जब जमीन पर ऊपरी भाग में आ जाता है तो वहाँ जो भूमि होती है वो दलदली हो जाती है। कैसी हो जाती है? दलदली भूमि हो जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं? सेम। क्या बोलते हैं? सेम, जिसको अपन ये कह सकते हैं दलदली भूमि। तो इसका आंसर होगा अवनलिका। चंबल बेसिन से जुड़ी हुई खंड भूमि को क्या कहते हैं? अवनलिका। अगला प्रश्न अपन देखते हैं कि मुख्यमंत्री का 7 सूत्रीय कार्यक्रम संबंधित है कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है उनके द्वारा पहले एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, मुख्यमंत्री का 7 सूत्रीय कार्यक्रम। उसमें कौन कौन से 7 सूत्र बताए गए थे? तो इसके अपन ऑप्शन देखते हैं। पहला है ग्रामीण विकास, दूसरा है वन्यजीव संरक्षण, तीसरा है शहरी विकास और चौथा है नारी सशक्तिकरण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपके नारी सशक्तिकरण। यह क्या है? तो महिलाओं के आर्थिक उत्थान से संबंधित यह एक 7 सूत्रीय कार्यक्रम में इसको शामिल किया गया था कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना, ताकि वो क्या हो? आर्थिक रूप से सक्षम बन सके और आत्मनिर्भर बन सके। तो जो मुख्यमंत्री का जो 7 सूत्रीय कार्यक्रम था वो उसमें नारी सशक्तिकरण, इसका जो सही आंसर है वो इससे जुड़ा हुआ था। अगला अपना जो लास्ट प्रश्न है आज का वो अपन देखते हैं, जिसमें फिर एक आभूषणों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। पहले भी 2 प्रश्न आभूषण से आए हैं और तीसरा प्रश्न फिर यहाँ उसने पूछा है। तो अपन देखते हैं, यह प्रश्न है कि दामना एक गहना है जो पहना जाता है। क्या पूछा गया है? दामना एक गहना या आभूषण जो कहाँ पहना जाता है, यह प्रश्न अपन से पूछा गया है। तो अपन, जब मैंने आभूषण आपको ट्रिक से सारे पढ़ाए थे, ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है, सिर से लेकर अपने पाँव की नीचे उंगलियों तक अपन ने जब आभूषणों को पढ़ा था,
तो मैंने उसमें सारी आपको अलग अलग ट्रिक लिखवाई थी, चाहे वो महिलाओं के आभूषण हो या कुछ आभूषण पुरुषों द्वारा भी पहने जाते हैं। तो तब अपन ने दामना अच्छे से पढ़ा था, ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको लिखवाया भी था। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं अपन। पहला ऑप्शन है गले में, दूसरा ऑप्शन उंगली में, तीसरा ऑप्शन कान में और चौथा ऑप्शन नाक में। तो दामना जो है वो आपके कहाँ पहना जाता है? उंगली में। कहाँ पहना जाता है? उंगली में। तो राजस्थान के आभूषण से अपने सबसे ज़्यादा एक भौतिक प्रदेशों से, कुछ नदियों से इस प्रकार प्रश्न ज़्यादा पूछे गए। और अपन इस पेपर का अगर एक पूरा बेसिक इनपुट निकाले तो अपन को एक बात पता चलती है कि राजस्थान के जो 50 प्रश्न आए इस पेपर में, जो आपका आज एक संपूर्ण पाठ्यक्रम आधारित प्रवेश पूर्व परीक्षा थी, मुख्य परीक्षा जो आपकी 1 तारीख है उससे पहले, तो अधिकांश प्रश्न है वो राजस्थान की कला संस्कृति से आए। कहाँ से आए? राजस्थान की कला संस्कृति से अधिकांश प्रश्न आए। उसके बाद भूगोल और इतिहास से, राज्य व्यवस्था से 3-4 प्रश्न पूछे गए। तो आपको कला संस्कृति पर अधिक से अधिक जोर देना है। उसके बाद एक प्रश्न है जो आपको कमेंट में, कमेंट सेशन में आपको इसका आंसर देना है। जो मैं प्रश्न आपको बोल रहा हूँ तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देखकर देना है। प्रश्न पूछा गया है कि कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत कब की गई थी? मतलब कंवर सेन जो थे, राजस्थान की बांध और नहरों से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है कि कंवर सेन द्वारा जो राजस्थान नहर है उसका प्रारंभ किस वर्ष किया गया था। तो आप उसका आंसर कमेंट में आपको जवाब देना है। देखते हैं सबसे पहले कौन कौन कमेंट करता है और इस प्रश्न का आपको जवाब देखना है। ठीक है, तो धन्यवाद। आज अपनी यह कक्षा जो राजस्थान प्रवेश पूर्व परीक्षा BST से जुड़ी हुई थी, जो आज आपके सुबह पेपर हुआ था, उसके जो राजस्थान अध्ययन से जुड़े हुए 50 सवाल पूछे गए थे, जिसको मैंने व्याख्या सहित सॉल्यूशन करवाने का यहाँ पर प्रयास किया है। तो आप इस कक्षा को अच्छे से देखना और दिए गए प्रश्नों का आप इसको अच्छे से याद करना। उम्मीद है इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपकी जो 1 तारीख को 1 जून को जो परीक्षा है BSTC की, उसमें हूबहू देखने को मिल सकते हैं। तो धन्यवाद।